ये हिरन और जेब्रा इंसानी आबादी के करीब आ चुके हैं, भोजन और सुरक्षा की तलाश में। लेकिन उनके पीछे पीछे यहां शेरों का एक झुंड भी आ पहुंचा है। पास में ही पशुपालन पर निर्भर रहने वाले लोगों की आबादी भी है। इंसान और वन्य जीवों के टकराव के लिए माहौल पूरी तरह सेट है। केन्या की राजधानी नैरोबी से सैकड़ों किलोमीटर दूर काजियादो में रहने वाली एलिजाबेथ नाओशा बताती हैं कि सांस ढलते ही यहाँ क्या-क्या हो सकता है। शेर बहुत परेशान करते हैं। वे रात में हमारे मवेशी मार देते हैं। केन्या की वाइल्ड लाइफ सर्विस हमारे बयान लेती है, लेकिन मुआवजा मिलने में बरसों लग जाते हैं। इसलिए अब हम इन मामलों की रिपोर्ट भी नहीं करते। अपने मवेशियों को शेरों का निवाला बनते हुए बस देखते हैं। काजिदाओ के पशुपालकों के कई दिन अपने मवेशियों के अवशेष जुटाने में खपते हैं। ऐसे में ये उम्मीद करना कि स्थानीय लोग वन्य जीवों के संरक्षण में मदद करेंगे, एक तरह से बेईमानी है। हमारे पास मवेशियों के अलावा आमदनी का और कोई जरिया नहीं है। यही मवेशी हमारा मुख्य भोजन है। इन्हें बेचकर ही हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए जब शेर हमारे मवेशियों को खाते हैं तो हमें बहुत नुकसान होता है। दुनिया के कई देशों की तरह केन्या में भी इंसान की बढ़ती आबादी ने वन्य जीवों के इलाके में कब्जा किया है। पशुपालन पर निर्भर चरवाहे घास और पानी के लिए उन्हीं जंगलों पर निर्भर हैं जहां वन्य जीवों की अच्छी खासी संख्या है। 133 देशों में रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि केन्या जैसे देश के लिए हालात खासे चुनौती भरे हैं। निचोड़ के लिहाज से बात करें तो एक समुदाय के लिए इंसान और वन्य जीवों के टकराव की आर्थिक कीमत क्या है? स्वीडन और केन्या की तुलना करते हुए हम इस रिसर्च के जरिए यही जानना चाहते हैं। हमने अनुमान लगाया है कि अगर केन्या, स्वीडन या नॉर्वे का कोई समुदाय एक मवेशी खोता है जिसका वजन 250 किलोग्राम हो, तो उसकी प्रति व्यक्ति आय पर इसका क्या असर पड़ेगा। हमें पता चला कि ग्लोबल साउथ के विकास कर रहे देशों में जहां मांसाहारी शिकारी जीवों जैसे चीता, शेर और बाघ रहते हैं, वहां एक मवेशी खोने का आर्थिक नुकसान 8 गुना ज्यादा है। इसकी तुलना हमने अमेरिका, स्वीडन और नॉर्वे से की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बिना अंतर्राष्ट्रीय मदद के केन्या जैसे देशों में इंसान और वन्य जीवों के टकराव को टालना असंभव है। वैश्विक नेताओं, पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं और कॉरपोरेट जगत से अपील करनी होगी कि वे फंडिंग को बढ़ाएं। तभी ऐसे करिश्माई मांसाहारी जीव बच सकेंगे और उनके आसपास रहने वाले समुदाय भी, क्योंकि सबसे ज्यादा असर तो उन्हीं की रोजी रोटी पर पड़ रहा है। केन्या में कई साल से वन्यजीव संरक्षण पर काम कर रहे डेविड मास्कॉल भी स्थानीय सरकार की मजबूरियों से वाकिफ हैं। केन्या की नई सरकार या पुरानी सरकारों के पास भी पश्चिमी देशों की तरह केन्या की वाइल्ड लाइफ सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा फंड नहीं है। जो लोग मुआवजा पाने की कोशिश भी करते हैं, उन्हें कई बार 5 या 6 साल इंतजार करना पड़ता है। अगर आपकी 20 भेड़ों को लकड़बग्घे मार दें तो क्या आप मुआवजे के लिए 5-6 साल इंतजार करेंगे? शेरों के झुंड का नए इलाके खोजना प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन उन जगहों को इंसानी बस्तियों से घेरना इंसानी दखलंदाजी। ऐसे में मुआवजे की तेज और असरदार प्रक्रिया के बिना सिर्फ टूरिज्म से समृद्ध वन्य जीवन को सहेजे रखना बहुत ही मुश्किल है।